हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट में आगे देखते हैं। पिछले वीडियो में जो वीडियो लेक्चर 2 था उसमें हमने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच के डिफरेंस को समझा था, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब हम उसके आगे देखते हैं। तो हमारे आगे का टॉपिक है यूज़र ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूज़र का क्या मतलब है कि उसको कौन लोग उपयोग करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ कौन कौन करता है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि दो प्रकार के यूज़र होते हैं, एक इंटरनल यूज़र होता है और एक एक्सटर्नल यूज़र होता है। इंटरनल का मतलब अंतरिम, अंतरिम मतलब अंदर से, आंतरिक, ठीक, मतलब जो व्यक्ति कंपनी के अंदर ही हो और उसको यूज़ करे, ठीक, आंतरिक। और दूसरा होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब वाई, बाहरी व्यक्ति, ठीक, जो कंपनी का व्यक्ति ना हो, कोई बाहरी व्यक्ति हो पर वह उस कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग करता हो, ठीक। तो इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहरी व्यक्ति। तो इंटरनल कौन कौन है? ओनर है, पार्टनर है, मैनेजमेंट है और एम्प्लॉय है। चार व्यक्ति ऐसे हैं, चार कैटेगरी ऐसी है जो कि कंपनी के अंदर ही काम करते हैं और वो लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, ठीक। और एक्सटर्नल में कौन है? क्रेडिटर है, इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कस्टमर है और रिसर्चर्स हैं, ठीक। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कंपनी में काम नहीं करते हैं पर कंपनी के बाहर रह के ये कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं कंपनी को बेहतर बनाने के लिए और अदर चीज़ों के लिए, ठीक। आइए एक एक करके समझते हैं। ओनर, ओनर कौन होता है? ओनर मतलब मालिक, वह व्यक्ति जो बिजनेस है, वह बिजनेस का आइडिया उस व्यक्ति द्वारा आया था। देखिए ओनर और पार्टनर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, ठीक। पार्टनर मतलब अगर एक बिजनेस के दो ओनर हैं तो वो भी सेम रोल होता है। अगर आप इंडिविजुअल है तो ओनर, अगर आप दो व्यक्ति हैं तो आप लोग कंपनी के पार्टनर हो गए, ठीक। तो ओनर और पार्टनर हम एक साथ लेके चलेंगे। तो ओनर या पार्टनर कौन है? ओनर वह व्यक्ति है जो बिजनेस का आइडिया लेके आया है, ठीक, बिजनेस का आइडिया लेके आया है और आइडिया के साथ साथ उसको शुरू करने के लिए फंड भी लेके आया है, ठीक। मतलब उसी व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में और उसी व्यक्ति का आइडिया, उसी व्यक्ति का दिमाग लगा हुआ है बिजनेस में। तो वो व्यक्ति कौन हो गया? वह ओनर हो गया, ठीक। वह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग क्यों करता है? वह फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग करता है ताकि वह अपनी कंपनी का ओवरऑल जो है प्रॉफिट या लॉस जान पाए, ठीक, प्रॉफिट और लॉस जान पाए कि उसकी कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसके अलावा अगर आप एक ओनर हैं बिजनेस के तो आप क्या चाहेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट करे, ठीक। आप अगर बिजनेस के ओनर हैं तो आप ये चाहेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट करे और उस प्रॉफिट से आप अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहेंगे। एक्सपैंड मतलब और बढ़ाना चाहेंगे और फैलाना चाहेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा चाहेंगे। सपोज आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, अगर आपका एक रेस्टोरेंट है तो आप चाहेंगे कि आज मेरा एक रेस्टोरेंट है, कल मेरे दो हों, फिर मैं उसको अलग अलग शहरों में फैला दूं, मेरी मल्टी सिटी रेस्टोरेंट चेन हो जाए और फिर अलग अलग देशों में फैला दूं। तो ओनर क्या होता है? ओनर चाहता है कि उसका बिजनेस और एक्सपैंड करे, ठीक। ये एक्सपेंशन जो है, ये एक्सपेंशन कैसे आप पता कर सकते हैं, कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, कैसे आप पहले से जान सकते हैं? अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग करके, ठीक। आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ये जान सकते हैं कि आपने जो पैसा लगाया है क्या वो सही जगह लगा है या नहीं लगा है, हाँ, और अगर सही जगह लगा हुआ है तो वो कैसे आप उसको और अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं और कैसे आप उस पैसे से जो प्रॉफिट बन रहा है उससे कितना एक्सपेंशन फिजिबल है, ठीक। तो ओनर का आपको रोल समझ में आ गया और ओनर का यूज क्या है, वो कैसे यूज करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, आपको ये भी समझ में आ गया। ओनर और पार्टनर दोनों सेम चीज है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा रब कर लें। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट, ठीक। मैनेजमेंट कौन होता है? मैनेजमेंट वह व्यक्ति होता है जो पूरे बिजनेस को चलाता है, ठीक। मैनेजमेंट वह व्यक्ति होता है जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है या चलाता है। तो मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट यूजुअली तीन प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक। मैनेजमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। जो टॉप लेवल होता है वो ज़्यादातर चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन लोगों का होता है, ठीक। जो सेकेंड लेवल मैनेजमेंट होता है वो ज़्यादातर जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक, सुपरवाइजर लेवल के लोग होते हैं। जो थर्ड लेवल मैनेजमेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव्स का होता है,
ठीक, एग्जीक्यूटिव्स का होता है। तो ये हर कंपनी में ये 3 लेवल का मैनेजमेंट होता है, तीनों की अपनी अपनी एक रोल होता है मैनेजमेंट में। ठीक, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, वो पॉलिसीज बनाता है, वो नियम कानून को बनाता है, वो ये देखता है कि कंपनी को अच्छी तरह से रन करने के लिए उसके ऑब्जेक्टिव और एम को बनाता है, उनकी पॉलिसीज को बनाता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, वो पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। ठीक, पॉलिसी मेकिंग। ठीक, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पॉलिसी को बनाने का काम करता है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगी। पॉलिसी तो बन गई, जैसे सपोज एक मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट हूँ सपोज, ठीक, मैंने ये सोचा कि यार मेरी ये कंपनी है, ये कम से कम 3 देश में होनी चाहिए। ठीक, 3 देश में होनी चाहिए, मेरा इस बार एम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये मेरी कंपनी कम से कम 3 देश में होनी चाहिए। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, जो सुपरवाइजर होगा, वो क्या करेगा, वो एक रोड मैप बनाएगा। ठीक, वो क्या करता है, वो एक रोड मैप बनाता है कि जो पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई है वो एग्जीक्यूट कैसे करनी है, वो इंप्लीमेंट कैसे करनी है। ठीक, वो कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसकी रोड मैप बनाता है। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इसीलिए इन लोगों को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो रोड मैप बनाया गया है उस कार्य को करना, उस कार्य को अंजाम देना, एग्जीक्यूट करना, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। अब आप मैनेजमेंट समझ गए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी समझ गए। अब इसमें एक चीज और है कि अब ये जो मैनेजमेंट है ये बिजनेस अकाउंटिंग का यूज कैसे करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पॉलिसी बनाता है। ठीक, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो पॉलिसी बनाता है और ये पॉलिसी कंप्लीटली डिपेंड करती है कि इस साल हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ठीक, सपोज एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसने कहा कि मुझे अपने बिजनेस को 3 कंट्रीज में फैलाना है। ये उस कंपनी की पॉलिसी होगी कि इस साल हमें अपने बिजनेस को 3 कंट्री में फैलाना है। 3 कंट्री में फैलाने की पॉलिसी बनेगी कैसे, उसको ये कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारे पास क्या, हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट बनाया है कि हम उसको 3 कंपनी में फैला सकें, 3 कंट्री में फैला सकें। ठीक, और अगर बनाया है तो वो कौन सी 3 कंट्री है जहां पे हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा उस कंट्री की पॉलिसी के हिसाब से। और क्या, जैसे सपोज ठीक है आपके कंपनी ने कहा कि ठीक है इस साल हमने 3 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। ठीक, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने 3 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। ठीक, इस 3 करोड़ के प्रॉफिट में उसको 3 कंट्री में अपना कंपनी एक्सपैंड करना है। ठीक, तो अब वो कौन सी 3 कंट्री होगी, मान लीजिए कोई कंट्री है जहां पे एक ही कंट्री में ऑफिस बनाने में 3 करोड़ रुपए लग जा रहा है, या आप छोटी छोटी 3 कंट्रीज पकड़ें जहां पे 1-1 करोड़ के 3 ऑफिस बने। ये सब कुछ कैसे पता चलेगा कि आपके पास प्रॉफिट बना कितना है, इस प्रॉफिट में आपके अपने कंपनी का खर्चा कितना रहेगा इस साल, और कितना आपके पास बचेगा कि आप 3 कंट्रीज में उसको बांट सको, 3 या XYZ कितने भी कंट्रीज में बांट सको। ठीक, तो ये टोटली डिपेंड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, पिछले साल आपकी कंपनी कैसे रन की, उसने कितना पैसा बनाया, कितना बचाया, और कितना आपके पास पैसा भी एक्स्ट्रा है जिसको आप एक्सपेंशन में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो पॉलिसी बनती फाइनेंशियल अकाउंटिंग के उस पे है। फिर उसका जो रोड मैप बनता है कि कितना बड़ा ऑफिस होना चाहिए, कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, कितने टॉप लेवल एम्प्लॉयज होने चाहिए, कितने लोअर लेवल एम्प्लॉयज होने चाहिए, वो क्या बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताएगा। और वो भी कैसे बताएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधार पर ही बताएगा। और लोअर लेवल का कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का खास मतलब नहीं होता है, उसको तो सिर्फ जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कह रहा है उसको एग्जीक्यूट करके देना है। ठीक, तो मैनेजमेंट किस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करता है ये आप लोग समझ चुके हैं। ठीक, आगे आते हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय कौन है, मतलब कर्मचारी, कार्यकर्ता। देखिए एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय है और वो एक कंपनी में पूरे दिल लगा के, मन लगा के, मोटिवेट होके और पूरी अपनी वो लगा के ऑनेस्टली काम करे, उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला कि उसको सैलरी अच्छी मिल रही हो, भाई जितना वो काम कर रहा है उस काम के हिसाब से उसको सैलरी अच्छी मिल रही हो, और दूसरा उस काम में अगर वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है तो उसको बोनस अच्छा मिल रहा हो। ठीक, उसको बोनस, या जिसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन, या जो हम लोग कहते हैं कि इंसेंटिव जो
इंसेंटिव अच्छा मिल रहा हो, बोनस अच्छा मिल रहा हो। ठीक, तो आप हर कंपनी में क्या है, इंसेंटिव की पॉलिसी होती है कि जितना अच्छा आप काम करोगे, जितना अच्छा आप कंपनी को फायदा पहुंचाओगे, उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। आप कभी भी चले जाइए, जैसे बैंक है, तो कोई व्यक्ति अगर बैंक के लोन सेक्शन में काम करता है तो उसको कहा गया कि मैं आपको 50,000 रुपये पर मंथ दूंगा, प्लस आप जितना लोन बांटेंगे आपको उस हिसाब से उतना पैसा और मिलेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या होता है, वो इंसेंटिव होता है। ठीक, इसी तरह काफ़ी सारी कंपनीज होती है, वो कहती है कि जब अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो मैं आपको उसमें से इंसेंटिव दूंगा। ठीक, तो वो इंसेंटिव कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा ही पता चल पाता है कि इस कंपनी ने इस वर्ष कितना प्रॉफिट बनाया, उस प्रॉफिट के हिसाब से कितने एम्प्लॉय थे, कितने % की सैलरी बढ़नी चाहिए और कितना उसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। ठीक, तो एम्प्लॉय फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कैसे यूज करता है, अपनी सैलरी को बढ़वाने के लिए और अपने इंसेंटिव को बढ़वाने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंटरनल मतलब इंटरनल यूजर्स खत्म हो गए, अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स कैसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक्सटर्नल यूजर्स मैं आपको बता चुका हूँ, वह यूजर्स हैं जो कंपनी में काम नहीं करते हैं, वो कंपनी के बाहर के व्यक्ति होते हैं पर उनका कंपनी से लेना देना लगा रहता है। उसमें पहले टाइप का है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वह व्यक्ति होता है जो आपको उधार देता है, वह व्यक्ति क्रेडिटर होता है। ज़्यादातर जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मान लीजिए आप शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप शर्ट बनाते हैं, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा, आपको कपड़ा चाहिए रहेगा, आपको बटन चाहिए रहेंगे, आपको धागे चाहिए रहेंगे। ठीक, तो आप ये कपड़ा कहाँ से लेके आएंगे, आप मार्केट में जाएंगे और किसी क्रेडिटर से कहेंगे कि तुम मुझे 1000 मीटर कपड़ा उधार दे दो। ठीक, मान लीजिए 1000 मीटर कपड़ा 10 लाख रुपए का हुआ। ठीक, 10 लाख रुपए का हुआ, तो आप उससे कहेंगे कि आप भी मैं तुमको 2 लाख रुपए दे देता हूं और तुम मुझे 8 लाख रुपए उधार दे दो। ठीक, और जैसे जैसे मेरी शर्ट बन के बिकती जाएगी मैं तुम्हें पेमेंट क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ऐसे लोगों को कहा जाता है क्रेडिटर, और ऐसे लोन या फिर ऐसे उधार को कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट। ठीक, ट्रेड क्रेडिट, ऐसे व्यक्ति जो ऐसा उधार देते हैं उनको क्रेडिटर कहते हैं। और ऐसे तो बहुत सिंपल बात है, मान लीजिए आप एक बिल्कुल नई कंपनी है जिसने पहले कभी इस स्टेट में काम नहीं किया है, आप आते हैं, आप कहते हैं कि सर मुझे उधार दे दो, तो ये सोचेगा ना यार कि मैं 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए का सामान दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए मुझे दे रहा है, 8 लाख रुपए इसने मेरा फंसा लिया, अब ये 8 लाख रुपए मेरा कैसे निकलेगा, ये मुझे चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, ये शर्ट बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, इस चीज़ का पता उस क्रेडिटर को कैसे चलेगा। उसके लिए वो आपके लास्ट ईयर्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेगा, वो देखेगा कि लास्ट ईयर आपने कितना पैसा कमाया, कितनी शर्ट बेची, कितना प्रॉफिट बनाया, आपके पास आपके लिक्विड एसेट मतलब कैश में, लिक्विड एसेट का मतलब होता है कि आपके पास कैश कितना है, आपके पास बिल्डिंग कितनी है, आप कितना पैसा ऐसा है जो आप उसको तुरंत दे सकते हैं। मतलब आप अगर इफ इन केस आपके शर्ट्स नहीं बिकते हैं तो क्या वो कुछ बेच के आपका अपना पैसा वापस रिकवर कर सकता है या नहीं। ठीक, तो आपके लिक्विड एसेट्स देखता है, और खासकर ज़्यादातर वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखता है कि ठीक है लास्ट ईयर इस इंसान ने टोटल 50 लाख का प्रॉफिट कमाया था, 2 करोड़ के शर्ट बेचे थे जिसमें से इसका शेयर 1 करोड़ बचा था, फिर इसने क्रेडिटर को अपना पैसा वापस करके 50 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो 10 लाख रुपए का इसको क्रेडिट दिया जा सकता है। तो ये सब कुछ क्रेडिटर जो भी उधार देता है वो किसके आधार पे देता है, आपके पास्ट हिस्ट्री, और वो पास्ट हिस्ट्री उसको कैसे पता चलती है, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्रेडिटर जो कि एक बाहरी व्यक्ति है वो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रयोग किस तरह से करता है। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट व्यक्ति है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो शब्द है वो आया है इन्वेस्ट करने से। जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने क्या किया, आपको उधार दिया। ठीक, उसने सिंपल आपको सामान दिया, उसका पैसा उधार है, आपने उसको एक ड्यू डेट दी कि मैं 3 महीने में तुम्हारा पैसा दे दूंगा, और खत्म, वो अपना पैसा लेगा, बात ओवर। इन्वेस्टर क्या है, ऑन द अदर, इन्वेस्टर्स एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके कंपनी में पैसा लगाता है और उसके बदले में वो पैसा ना लेके डिविडेंड लेता है। डिविडेंड लेता है, डिविडेंड का क्या मतलब है,
कि वो आपके प्रॉफिट में शेयर लेगा कि ठीक है मैं तुम्हारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाता हूं, आज से लेके अगले 20 सालों तक तुम्हारी कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी उस प्रॉफिट का 10% तुम मुझे दोगे। ठीक, तो क्या हो गया, वो 10% डिविडेंड का मालिक हो गया। ठीक, तो इन्वेस्टर समझ में आ गया। इन्वेस्टर क्या होता है, कभी कभी बैंक्स होते हैं, बैंक भी आपके उसमें लोन देके इन्वेस्ट करती है, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंसेस होते हैं, कुछ इंश्योरेंसेस कंपनी होती है। ये सब क्या होती हैं, ये लोग इन्वेस्टर्स होते हैं और ये मतलब आपको पैसा देते हैं, पैसे के बदले डिविडेंड लेते हैं आपकी कंपनी का। और ये पैसा या डिविडेंड मतलब ठीक है, सपोज एक आप हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप किसी कंपनी में उसको एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्यों उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आप उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप ये देखेंगे कि लास्ट ईयर इस कंपनी ने कितना पैसा कमाया, क्योंकि आपको तो 10% प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट का 10% चाहिए। ठीक, तो ये प्रॉफिट का 10% आपको कैसे पता चलेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखी जाएगी, उसमें आप ये देखेंगे कि कितना कमाया था। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे ना कि कम से कम कंपनी ऐसा रहे कि 1 करोड़ रुपए साल का कमाए, जिसका 10% प्रॉफिट मुझे दे, तो मतलब 10 लाख रुपए, और 20 साल तक दे, तो मैंने 1 करोड़ लगाया और 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए पाया। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेट करके ही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और ये कैलकुलेशन का बेस क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, थर्ड है गवर्नमेंट एजेंसीज। आपको हमेशा से बताया जा रहा है कि आप जो भी पैसा कमाएंगे उसका आपको गवर्नमेंट को अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर आपने शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को वो कर रखा है, तो अगर आप उसके शेयर्स बेचते हैं तो SEBI सेबी को आपको वो देना पड़ेगा, अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC ऑफिस होता है, उसमें आपको अपनी कंपनी का पूरा एनुअल टर्नओवर और एनुअल रिपोर्ट भेजना पड़ता है कि इस कंपनी ने इस साल इतना कमाया, इतना खर्च किया, इतना प्रॉफिट बचा, इस तरीके से हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटा, इस तरह से इन्वेस्टर्स को डिविडेंड बांटा, और इस तरह से। तो बहुत सिंपल में अगर समझें गवर्नमेंट एजेंसीज में, तो सपोज आपको 10% इनकम टैक्स भरना है, या 15% इनकम टैक्स भरना है, 20% इनकम टैक्स भरना है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलेगा कि आपकी कंपनी ने इस वर्ष इतना पैसा कमाया, जिसका 10% इनकम टैक्स इतना आता है, वह एक अकाउंटेंट आपका कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को उतना टैक्स पे कर देगा। ठीक है, क्लियर है। देन कम्स कस्टमर। कस्टमर कैसे आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ करता है, बहुत सिंपल है। अगर आप जैसे शेयर होते हैं, हम लोग कहते हैं अरे रिलायंस का शेयर तो बढ़ रहा है, अरे टाटा का शेयर गिर रहा है, अरे HDFC का शेयर बढ़ रहा है, तो आप क्या हैं, उनके इन्वेस्टर और कस्टमर हैं। ठीक, आप उस कंपनी के बारे में जब आप उसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं कि अरे टाटा ने लास्ट ईयर इतने इतने नए वेंचर्स खोले, वेंचर्स मतलब नए ब्रांचेस खोले, नई कंपनीज को टेक ओवर किया, ठीक, नए नए इतनी सारे ब्रांड्स खोले, इतने टाटा की 3 नए प्लांट लगे, तो इसका मतलब क्या है कि टाटा मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा करेगा। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेगा तो प्रॉफिट भी और ज़्यादा बनाएगा, प्रॉफिट ज़्यादा बनाएगा तो जो भी उसका कस्टमर होगा उसको, अगर उसने शेयर खरीद रखा है उस कंपनी का, तो उसको डिविडेंड और ज़्यादा मिलेगा, प्रॉफिट और ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए कस्टमर्स भी ज़रूरी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी का जानते रहें, उसके बारे में जाने कि हर साल मतलब उसका ये कंपनी कितने प्रॉफिट बना रही है। इसके अलावा कस्टमर्स ये भी जान सकती है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हैं किसी कंपनी का, अगर आप एक कार खरीदने वाले हैं, तो आपको पता चल सकता है कि अरे ये कंपनी तो लॉस में जा रही है, हो सकता है 2-3 साल में ये कंपनी बंद हो जाए, तो मैं इस कंपनी की गाड़ी क्यों खरीदूं जो 2-3 साल में बंद होने वाली है। ठीक, तो इसलिए कस्टमर अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट अपने कस्टमर से भी शेयर करे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्चर्स। रिसर्चर कौन होते हैं, ये ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज या ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग कंपनी की फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स को रिसर्च करते हैं, उसके बारे में शोध करते हैं, उसके बारे में नए नए पॉइंट्स खोजते हैं। इनका काम बेसिकली दोनों जगह होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी इनका यूज़ करती है अलग अलग कंपनीज को ऑडिट करवाने के लिए। ऑडिट मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिहाफ पर चेक करवाना, कि जो कंपनीज ने बता दिया कि मुझे एक फाइनेंशियल अकाउंट बना के दे दिया अपना गवर्नमेंट को कि सर मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ, और इस